हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश और आप सभी का फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल स्नाइपर या 18 में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वैसे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैं आप सबसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ सकूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश का एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर राज्य जो कि अपने आप में बनाया हुआ कुदरत का बेहतरीन नमूना है। और ये राज्य स्थित है हमारे भारत देश के नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर से पहचाना जाता है और इन 7 राज्यों में आता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इस 7 राज्य की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है और ये 7 राज्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी कारणवश इन्हें अ ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर से पहचाना जाता है। और इस वीडियो में आज हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं उस राज्य का नाम है नागालैंड, लैंड ऑफ फेस्टिवल। तो सबसे पहले हम इस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो इस राज्य का कुल क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर। इस राज्य के उत्तर दिशा में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम की ओर असम और दक्षिण की ओर मणिपुर है और साथ ही पूर्व की ओर 215 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर लगी है जो कि है म्यांमार देश की, जिसे पहले ब्रह्मा देश से भी जाना जाता है। साल 2025 के अनुसार इस राज्य में कुल आबादी अप्रोक्सीमेटली 45 लाख के करीब है। और इस राज्य का अगर साक्षरता के बारे में बात करें तो साक्षरता दर है 95.7%, जो कि हमारे पूरे भारत में तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आता है केरल राज्य, दूसरे स्थान पे आता है मिजोरम और तीसरे स्थान पे नागालैंड। और साथ ही साथ इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र का लिटरेसी देखेंगे तो यहाँ का साक्षरता दर है 75.35%। तो हमें यह पता चलता है कि इस राज्य की पब्लिक ज्यादा पढ़ी लिखी और वेल एजुकेटेड है। अगर लिंग अनुपात के बारे में देखें तो 1000 पुरुषों पर महिला लिंग अनुपात 940 है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे स्त्री पुरुष समानता है, यहाँ पे किसी बात की डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं दिखाई देती है। अगर वही हम भारत के बाकी के राज्य में देखें तो हमें स्त्री पुरुष विषमता दिखाई देती है, जहाँ पे पुरुषों का प्रमाण ज्यादा है और महिलाओं का प्रमाण कम पड़ता है। यहाँ तक कि कई युवकों को शादी करने के लिए लड़की भी नहीं मिलती है तो उन्हें दूसरे राज्य से लड़की लानी पड़ती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे भारत देश की कुट परंपरा है जो पुरुष प्रधान संस्कृति द्वारा बनाई गई है, जहाँ पे हमेशा स्त्री वर्ग को द्वितीय स्थान दिया गया है। हमारे भारत देश के ऐसे कई राज्य है जहाँ पे अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे हॉस्पिटल में जाके उसके गर्भ का टेस्ट किया जाता है, जो कि हमारे भारत देश में गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी ऐसे कोई डॉक्टर है जो अपना जमीर बेच के और कुछ पैसे के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। अगर जब उन्हें पता चलता है कि इस गर्भ में लड़की है तो उसे गर्भ के अंदर मार दिया जाता है। और अगर लड़की का जन्म भी हो तो उसे कूड़ा कचरा या नाले में फेंक दिया जाता है। और ऐसी डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी विषमता हमें इस राज्य में नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पे जितना अधिकार पुरुषों पे है उतना ही अधिकार यहाँ पे महिला को भी दिया जाता है। और बाकी के राज्य यही सोचते हैं कि लड़का जो है अगर वो जन्म ले तो है हमारे परिवार का, हमारे खानदान का वंश है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर लड़की जन्म ले तो सोचते हैं कि इसकी पढ़ाई का खर्च, इसका शादी का खर्च और ऊपर से इसका दहेज का खर्च। और वो सोचते हैं कि लड़की है पराया धन होती है, इसी कारणवश उसे माँ के गर्भ में मार दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस राज्य में किसी बात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे लड़कों को जितना पढ़ाया लिखाया जाता है उतना इस अधिकार से यहाँ पे लड़की को भी पढ़ाया लिखाया जाता है और उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर भविष्य में आप इस राज्य में कभी घूमने आते हो तो आप देखेंगे यहाँ के हर एक शहर, हर एक गांव में आपको बड़े बड़े चर्च दिखाई देंगे और हर एक चर्च के ऊपर आपको एक क्रॉस का साइन दिखाई देगा, जो कि हमें दर्शाता है कि ये कोई बड़ा चर्च या कोई बड़ा गिरजाघर है। और यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ की तकरीबन 87% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। और यहाँ का एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के एक जूनोबोटो नामक डिस्ट्रिक्ट में आशिया का सबसे बिगेस्ट चर्च है जिसका नाम है सुमी बैप्टिस्ट चर्च।
और इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे एट ए टाइम एक साथ 8,500 लोग साथ बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। यह इस चर्च की कैपेसिटी है। और इस चर्च का निर्माण हुआ था साल 1942 में, जब हमारे भारत देश में चले जाओ आंदोलन शुरू था। और आज इस चर्च को बनाए हुए तकरीबन 83 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे तो इस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है, जिनका अपना अलग अलग परंपरा है, अलग अलग भाषा है और अलग अलग ट्रेडिशन है। और वैसे तो इस नागालैंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है आओ। और इस राज्य की आधिकारिक यानी ऑफिशियली भाषा है अंग्रेजी, जो कि यहाँ के सभी सरकारी दफ्तरों में उपयोग में लाई जाती है। अगर इस राज्य की राजधानी के बारे में देखें तो इस राज्य की राजधानी है कोहिमा, जिसे हार्ट ऑफ नागालैंड से भी पहचाना जाता है। और इस कोहिमा का पुराना नाम देखेंगे तो इसका पुराना नाम था केमिरा, जो यहाँ के सुंदर फूलों के ऊपर इसका नाम केमिरा रख दिया था। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे बदलकर कोहिमा कर दिया। जब हम इस कोहिमा राजधानी को देखेंगे तो यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ों में आपको बड़े घर, 8-9 मंजिली इमारतें दिखाई देंगी, जो नज़ारा देखने में काफी सुंदर और काफी बेहतरीन है। अगर हम सोचें कि नॉर्थ ईस्ट साइड में भारी मात्रा में बरसात होती है, यहाँ के जितने भी बड़े बड़े पहाड़ है, वहाँ के जो पत्थर और मिट्टी है वो पानी के साथ बह के नीचे आती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे हमें जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, घर दिखाई देती है, वो पानी के साथ नीचे क्यों नहीं बहते? तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि यहाँ के लोगों की जो कारीगिरी है वो आली दर्जे की है। और उसी के साथ यहाँ के लोग जो अपने भगवान के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि वो हमारे सेवियर है, हर मुश्किल में वो उनके साथ होता है और उसी हिम्मत के साथ वो उन घरों में और बिल्डिंग में सुकून से रहते हैं। वैसे तो इस राज्य के बारे में कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि नागालैंड के लोग इंसानों का मांस खाते हैं। तो ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही इंसानियत के बरखिलाफ है। आप कभी सोच के देखो, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को मार के उसका मांस खाए, ये तो बात असंभव है। और दूसरी बात यह होती है कि जैसे इस राज्य का नाम है नागालैंड, तो लोगों को लगता है यहाँ पे ज्यादा स्नेक पाए जाते होंगे या ज्यादा सांप होते होंगे, इसी कारण इसका नाम नागालैंड रख दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नागालैंड शब्द नागा से बना है। नागा का अर्थ होता है पर्वतीय लोग, हिल्समैन, और इसका पुराना नाम था नागा हिल्स। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसको बदलकर नागालैंड कर दिया था। और तीसरी अफवाह ऐसी होती है कि कोई लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे इसका नाम है नागालैंड, लास्ट में जो साउंड आता है लैंड, जैसे इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई राज्य भारत का भाग नहीं है, ये कोई एक अलग सा छोटा सा देश होगा जिसे नागालैंड कहा जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी हमारे भारत का ही एक भाग है। 16वें राज्य के तौर पर इस नागालैंड राज्य को 1 दिसंबर 1963 में भारत देश में शामिल किया गया था। लेकिन हम देखेंगे कि 1956 में नागा संगठनों द्वारा कई बार भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र उठा हुआ था। लेकिन फिर बाद में 1960 में कुछ समझौते हुए, जिसके आधार पर इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में 370 कलम थी, उसी अनुसार इस राज्य में भी 371 कलम के अनुसार इन्हें कुछ अलग शर्तें और अलग नियम लागू है। इस राज्य के लार्जेस्ट सिटी में दीमापुर शहर आता है और इस शहर का सबसे बड़ी खासियत यही एक ऐसा एकलौता शहर है जो प्लेन एरिया में आता है। और इस शहर में हमें दिखाई देगा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। बाकी पूरे नागालैंड में हमें कई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं दिखाई देगा। और इसी माध्यम से, रेलवे स्टेशन के माध्यम से या एयरपोर्ट के माध्यम से, ये पूरे भारत देश को जोड़ता है। नागालैंड में ऐसी बहुत सारी जगह है जो काफी सुंदर और देखने लायक है। तो उसमें से एक ऐसा एक गांव है जिसका नाम है विश्वेमा, जो कि समुद्र तट से तकरीबन 5300 फीट की ऊंचाई पे आता है। अगर वहां पे हम देखेंगे, वहां पे हमको ट्रेडिशनली घर बनाए हुए दिखेंगे, जो कि टिन, लकड़ी और बांबू की सहायता से बनाए हैं। वहां पे एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस तरह हम अपने घर को अपना घर समझ के उसको साफ और क्लीन करते हैं, उसी तरह ये सभी लोग उसी पूरे गांव को अपना समझ के उसको साफ और क्लीननेस रखते हैं। और इसी विश्वेमा गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर के दूर वहां पे एक डिजुको वैली नामक की एक जगह है, जो जिसे नागालैंड का हेवन भी कहा जाता है। अगर हम उस जगह जाते हैं तो वहाँ की हरियाली और वहाँ का जो सुंदर नजारा है वो देख के हमारा मन प्रसन्न होता है। और इसी राज्य में भारत का पहला ग्रीन विलेज है जिसका नाम है खोनोमू, जिसे 2005 में आधिकारिक तौर पे ग्रीन विलेज का दर्जा दिया गया था।
इस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार होता है हॉर्नबिल, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे हर एक जनजातियाँ यहाँ पे अपने अपनी अलग अलग कल्चर, अपना अपना अलग अलग डांस और अपना अपना अलग अलग पेहराव करके यहाँ पे प्रदर्शित करती है। इस राज्य की ज़्यादातर आबादी खेती के ऊपर निर्भर करती है और यहाँ पे ज़्यादातर में बड़े बड़े पहाड़ों में धान की खेती की जाती है। और यहाँ की जो खेती है, यहाँ की जो परंपरा है, उस खेती को झूम खेती से पहचाना जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो कि सुअर का मांस, मच्छी, मटन खाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि इनके जो पूर्वज थे वो जंगल में ऐसे ही शिकार करके सर्वाइव करते थे। उसी का हम देखेंगे कि नागालैंड में कुछ ऐसे भी गांव है जहाँ का दृश्य देख के हमें इन लोगों की लॉयल्टी का अंदाजा आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसी दुकान हमें दिखाई देंगे जहाँ पे कोई दुकानदार नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे सब सामान रखे होंगे और उसके ऊपर उनकी प्राइस लिखी होंगी। अगर हमें उसमें से कुछ सामान खरीदना हो तो हम उसे खरीद सकते हैं। और उसी दुकान में एक जगह एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें हम उसमें पैसे डाल के वो सामान खरीद सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस राज्य के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताई और वो आपको अच्छी लगी ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।